नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आज से शुरू करते हैं पृथ्वी की संरचना। उसमें आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अभी तक हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का जो है भूगर्भ समय सारणी और सिद्धांत ये सब देख चुके हैं। अब आज से स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में आइए देखते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक भाग मानव के लिए दृश्यहीन है। जो पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्यहीन है, क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे परपटी बोलते हैं सिर्फ वही देखा जा सकता है और बाकी सब दृश्यहीन है। लेकिन उसके अंदर भी जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बारे में जानकारी करना मनुष्य के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। और वो कौन कौन है आइए देखते हैं। जिसमें पहला है अप्राकृतिक स्रोत। कौन सा है? अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक, इसमें कौन कौन है? घनत्व, दबाव, तापमान। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी, दबाव को प्रेशर, तापमान को टेम्परेचर। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला कौन सा है। दूसरा है, पहला तो हो गया अप्राकृतिक स्रोत के आधार पर। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य पर। जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य दिया गया है, जैसे ग्रहाणु का सिद्धांत जो है, और इसका जेम्स जेफरीज का सिद्धांत और चैम्बरलिन का सिद्धांत, ठीक, कांट का सिद्धांत, ये जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी, उस सब के साक्ष्य पर भी इसका किया जा सकता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ठीक, तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। ठीक, तीसरा कौन सा है? तो ये है प्राकृतिक स्रोत। इसे इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल सोर्स। ठीक, इसमें है ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। ज्वालामुखी उद्गार, वोल्केनिक इरप्शन, भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। इसके आधार पर भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, अगला देखिए। अब आगे है अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत में जो है घनत्व, दबाव, ये सब के बारे में चर्चा करते हैं। आइए इसमें देखते हैं। इसमें पहला है कौन सा? घनत्व। ठीक, अब घनत्व के आधार पर आंतरिक संरचना कैसे वर्णन किया जा सकता है? समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 के लगभग है। कितना है? 5.5 के लगभग इसका घनत्व। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व 5.5। ठीक, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के अंतरतम मतलब कोर
कोर का औसत घनत्व 5.5 से अधिक होगा। जब पृथ्वी का घनत्व बताया गया कि लगभग 5.5 है, तो ये अनुमान लगाया गया कि कोर का जो घनत्व होगा वो 5.5 से अधिक होगा। ठीक, अब देखिए, साधारण तौर पर यह घनत्व 11 माना जाता है। जो आंतरिक संरचना कोर का घनत्व है वो साधारण तौर पर 11 माना जाता है, जो जल से 7 या 8 गुना भारी है। किससे? जल से। कितना गुना? 7 या 8 गुना भारी है। ठीक, आगे देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर, किसके सिद्धांत पर? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी की औसत घनत्व की मापन का प्रयास किया है। कैवेंडिश ने 1798 में पृथ्वी की औसत घनत्व का माप करने के लिए प्रयास किया, वो भी किसके आधार पर? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है। ठीक, उनके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। किससे? जल की तुलना में। जल की तुलना में जो पृथ्वी का घनत्व है वो कितना अधिक है? तो 5.48 गुना अधिक। ये कौन बताया? तो ये कैवेंडिश ने बताया। ठीक, उसमें एक विद्वान और आते हैं, कौन? पॉइंटिंग। अब देखिए, पॉइंटिंग क्या बताते हैं। पॉइंटिंग ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर प्रकलित किया। पॉइंटिंग जो है ये 1878 में जो पृथ्वी का औसत घनत्व है उसको 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर बताए थे। ठीक, उसके बाद 1950 के बाद उपग्रह के आधार पर पृथ्वी की औसत घनत्व के परिकलन का सिलसिला प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद 1950 के बाद जो उपग्रह थे, उपग्रह के आधार पर पृथ्वी के औसत घनत्व का कार्यक्रम मतलब सिलसिला प्रारंभ हो गया। अब उसके आगे क्या हुआ देखते हैं। देखिए, इसके अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 घन सेंटीमीटर, धरातल का घनत्व 2.6 से 3.3 ग्राम घन सेंटीमीटर के बीच तथा केंद्र का घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पर परिकलित किया गया है। अब जो 1950 के बाद उपग्रहों के आधार पर बात की गई, तब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 घन सेंटीमीटर बताया गया। जो धरातल था, धरातल का जो घनत्व बताया गया वो 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया गया। लेकिन जो केंद्र था, केंद्र मतलब कोर भाग, कोर भाग का जो घनत्व बताया गया वो 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताया गया था। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व सर्वाधिक है। बताते हैं कि इस प्रकार यह प्रमाणित किया गया कि पृथ्वी के अंतरतम घनत्व सर्वाधिक है। किसके आधार पर? उपग्रहों के आधार पर बताया गया। कब? 1950 में।
ठीक। अब आगे, अब दबाव के आधार पर जो है, अब दबाव के आधार पर क्या है आइए देखते हैं। अभी दबाव, ठीक। प्रारंभ में यह कल्पना की गई थी कि ऊपर से अंतरतम की ओर जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है। जो प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करने लगे लोग, तो उसके बाद जब बात आई तो उस समय बताए थे कि ऊपर से मतलब कोर की ऊपर से जब कोर के ओर जाएंगे तब चट्टान का भार तथा दबाव क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक। चट्टान का भार तथा दबाव बढ़ेगा। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ते भार के कारण, बढ़ते हुए दबाव के कारण है। जो पृथ्वी के अंतरतम मतलब कोर का जो घनत्व अधिक है वो भार के बढ़ने के और दबाव के कारण है, क्योंकि बढ़ते हुए दबाव के साथ चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। जब उस पर दबाव बढ़ेगा तब चट्टान का घनत्व भी बढ़ जाता है। इस तरह यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अत्यधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है, ठीक। आगे, परंतु आधुनिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता। बताएं कि आधुनिक प्रयोग के आधार पर यह प्रमाणित किया गया है कि जो शैल है, शैल में एक सीमा है, उस सीमा के आगे जो है उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता है, ठीक। वो जितना पे वो सीमा बात दी गई है उसका घनत्व उतना ही, फिर उसके बाद उसका घनत्व अलग हो जाता है। इसका दबाव चाहे कितना भी हो अधिक क्यों न कर दिया जाए, बताते हैं कि इसका दबाव चाहे जितना कर दिया जाए उस सीमा के बाद उसका घनत्व अधिक नहीं होता है, ठीक। आगे, इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के अंतरतम का घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं, तो वह स्वयं धातु का बना है, जिससे पदार्थ स्वयं अधिक घनत्व वाले तथा भारी हैं। कहते हैं कि उसका जो अंतरतम का घनत्व है वो दबाव के कारण अधिक नहीं हुआ है, कहते हैं कि वो स्वयं धातु का बना है और उसी धातु की वजह से उसका जो घनत्व है वो अधिक है। अनेक प्रयोगों तथा परीक्षणों के आधार पर यह मान लिया गया कि पृथ्वी का अंतरतम मतलब निकिल भाग, अंतरतम मतलब कोर भाग निकिल तथा लोहे की मिश्रण का बना है। जो कोर भाग है, कोर भाग लोग इतना परीक्षण करने के बाद लोग माने कि इसका घनत्व अधिक है, तो इसका मतलब कि यह निकिल तथा लोहे का मिश्रण है। यह तथ्य पृथ्वी की चुंबकीय दबाव को प्रमाणित करता है। किसको प्रमाणित करता है? तो पृथ्वी की चुंबकीय दबाव को प्रमाणित करता है, क्योंकि लोहा तथा निकल प्रधान चुंबकीय पदार्थ हैं। इस धातु निर्मित अंतरतम के चारों ओर शैल की एक दूसरी परत है, जिसका कम से कम ऊपरी भाग रवेदार शैलों का अवश्य बना है। बताते हैं कि जो अंतरतम भाग है
इसके चारों ओर एक शैल की भी परत है। जो शैल की परत है उसका कम से कम ऊपरी भाग, निचला भाग अगर नहीं तो ऊपरी जो भाग है वो शैल का अवश्य बना है। ठीक, मतलब चट्टानों का अवश्य बना है। ठीक, ये तो हो गया दबाव। अब देखते हैं ताप के आधार पर। ठीक, घनत्व के आधार पे भी हो गया और दबाव के आधार पर हो गया। अब ताप के आधार पर सिर्फ 3 ही तो माना गया। इसके भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या बोलते हैं। देखिए, पृथ्वी की बाह्य सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप में तापमान प्रति 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से बढ़ता है। बताते हैं कि जो तापमान है पृथ्वी की बाह्य सतह से जब गहराई में आप जाएंगे तो उसका जो औसत रूप से तापमान जो बढ़ता है वो 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। ठीक, बताते हैं कि परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविकता वृद्धि दर का पता लगाना कठिन हो जाता है। बताते हैं कि 100 मीटर का पता लगाने में तो सही है कि 2 से 3 डिग्री दर बढ़ता है, लेकिन जब 8 किलोमीटर से अधिक गहराई में आप जाएंगे तब तापमान का पता लगाना कठिन हो जाता है। ठीक, वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन किया गया है। किसका परिकलन किया गया है कि वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन किया गया। किसमें? महाद्वीपीय क्रस्ट में। ठीक, आगे, विवर्तनिक रूप से सक्रिय सतह से 43 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि विवर्तनिक रूप से स्थिर प्रदेशों में, किसमें? स्थिर प्रदेशों में 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इस विवरण से महाद्वीपीय क्रस्ट के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, आगे, विवर्तनिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में क्रस्ट में 40 किलोमीटर की गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गंभीर क्रस्ट और मेंटल की शैलों, खासकर बेसाल्ट तथा पेरिडोटाइट, किसका? बेसाल्ट और पेरिडोटाइट के प्रारंभिक गलनांक के करीब है। ठीक, इस तरह क्रस्ट के गर्म क्षेत्र में विवर्तनिक घटना तथा ज्वालामुखी क्रिया तथा गलनांक के करीब तापमान में गहरा संबंध स्थापित होता है। ठीक, तथा अपेक्षाकृत कम तापमान क्षेत्र दीर्घकालीन भूगर्भिक स्थिरता से संबंधित है। देखिए, ये थोड़ा सा बोरिंग तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि इसमें मैटर ही ऐसा है कि ये थोड़ा से बोरिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक, इसलिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे तापमान कहाँ पे कितना होता है, जैसे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 किलोमीटर की गहराई पर जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है, और आगे जो बताया हूँ ये सब डाटा देख लेना। बहुत ज़्यादा इसमें जो है कि समय नहीं व्यतीत करना है। आगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 किलोमीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि
पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जब पृथ्वी से आप अंदर जाएंगे तो 32 किलोमीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है, ठीक। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, ठीक। ये सब तो बातें हो गई। अब आगे देखिए, पृथ्वी की सतह पर दो स्रोतों से उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा से चेंज हो गया। पृथ्वी की सतह पर दो स्रोतों से तापमान पहुँचता है। यहाँ पे तापमान पहुँचता है, ठीक। कौन कौन? एक पृथ्वी के आंतरिक भाग से, दूसरा सूर्य से। पहला पृथ्वी के आंतरिक भाग से, दूसरा सूर्य से। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा द्वारा भूतल पर रचनात्मक कार्य जैसे पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि क्रिया होती है। जो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा है उससे जो है पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप आदि क्रियाएं होती हैं। और जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से जो है अपरदन वगैरह ये सब होता है, ठीक। ये तो अप्राकृतिक स्रोत हो गया। दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य पर, जैसे ग्रहाणु परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, और इसमें जो मैं परिकल्पनाएं बताया था, ठीक, वो सब सारी परिकल्पनाएं इसमें आ जाएंगी। किसमें? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित साक्ष्य में, ठीक। ये सिद्धांतों के आधार पर, ठीक। जिसे कांट का वायव्य राशि, ठीक। ये सब क्या है कि जैसे वायव्य राशि, जैसे ये पहले बताया कि ये गैसीय अवस्था में थी, फिर तलीय अवस्था में हुई, फिर ठोस अवस्था में हुआ। ये सब के बारे में जो चर्चा किए थे वो सब इसमें आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक स्रोत, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।